हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड पेज जुडिशरी 009। आज हम जनरल एक्सेप्शन करेंगे चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी और देखेंगे क्या होते हैं जनरल एक्सेप्शंस। जनरली अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो समझा जाता है कि आपको उसके कंसिक्वेंसेस और उसकी नेचर के बारे में पता रहता है। लेकिन आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो आपको एक्सेप्शनल केसेस में वो समझा जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया, इवन दो आपने अपराध किया। तो इसको समझने के लिए आपको पहले सेक्शन 6 आईपीसी का देखना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि जनरल आपको कोई भी लॉ पढ़ना है, कोई भी डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना है आईपीसी में, तो आपको जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्ट या तो एक्सक्यूज़ किए जाते हैं जहाँ वो जस्टिफेबल बाय लॉ होते हैं। मतलब मतलब आप कोई ऐसा एक्ट करते भी हो तो एक्सक्यूज़ इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं होती है, वहाँ पे आपका माइंड गिल्टी माइंड नहीं माना जाता है। आपका माइंड का वो जो आपके सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो जो समझा जाता है कि आपके जो भी एक्ट किया है वो आपकी माइंड की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन एक्सक्यूज़ होने से वो आपकी माइंड की इन्वॉल्वमेंट को नहीं समझा जाता कि आपने उसकी माइंड की इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं थी। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अगर आईपीसी में देखो तो दो तरह की एक्सेप्शन प्रोवाइड हैं, एक जनरल एक्सेप्शन और एक स्पेशल एक्सेप्शंस। स्पेशल एक्सेप्शंस जैसे मर्डर वाले में केसेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाली एक कंसेप्ट है, जहाँ पे 5-6 आपको एक्सेप्शन मिलेंगी। उस केसेस में अगर आप मर्डर करते भी हो तो वो आपको डील कर लिया जाएगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है। ऐसे ही और भी आप आईपीसी में देख सकते हो जो स्पेशल एक्सेप्शन से डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। तो उससे रिगार्डिंग आपने एक इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 105 जरूर देखना है, जो ये बताता है कि जब भी जनरल एक्सेप्शन का कोई भी डिफेंस आदमी लेगा कोर्ट में, अक्यूज लेगा कोर्ट में, तो ये कोर्ट समझा जाएगा, शेल प्रिज्यूम करेगा कि वो ऐसे सरकमस्टांसेस जो जनरल एक्सेप्शन हैं वो फॉल नहीं कर रहे हैं। तो आप ये डिफेंस के ऊपर हमेशा बर्डन रहेगी कि उसको ये प्रूव करने होंगे। तो वो कोर्ट उसको शेल प्रज्यूम करेगा कि ऐसे सरकमस्टांसेस कोई नहीं है। तो आपको वो शेल प्रज्यूम की जो बर्डन है वो रिबर्टेबल बर्डन है, तो आपको एविडेंस देके वो बर्डन तोड़नी है और उसके बाद आप अपना डिफेंस लेके आ सकते हो। उसके बाद अगर सेक्शन 76 से शुरू करें ये, तो ये डील करते हैं चैप्टर 4 आईपीसी का, और सेक्शन 76 से 106 तक ये सारे जनरल एक्सेप्शन से डील करते हैं। जनरल एक्सेप्शन शुरू होता है 76 से, जो कहता है कि आप बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मतलब आप एक ऐसा एक्ट करते हो, ऐसा ऑफेंस करते हो जिसमें आपको ये डिफेंस दिया जाता है कि आप वो जो आपने काम किया है वो आपने बाउंड बाय लॉ होने की वजह से किया है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ आपने किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक एक सुपीरियर ऑफिसर है, उसने अपने जूनियर को एक कमांड दी कि सामने मॉब है, उनके ऊपर आपने गोली चलानी है, क्योंकि वो मॉब लगातार रॉयट कर रही है, जहाँ आपके ऊपर हमला करना चाहती है या हमला कर रही है या दुकानों को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो जूनियर ने वो गोली चला दी और गोली चलाने से 2 बंदों की डेथ हो गई। अब देखिए, अब वो उनका पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का उनके ऊपर ये ड्यूटी थी। दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू डैट एक्ट्स। और सुपीरियर की अगर आप जूनियर कोई बात नहीं मानता, डैट इज़ आल्सो इलीगल, डैट इज़ आल्सो रॉन्ग। आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी या एडमिनिस्ट्रेटिव आपके ऊपर चार्ज लग सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो जो इंक्वायरी होगी।
तो उसका जो एक्ट है वो ऐसा है, वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप बाउंड बाय लॉ थे। और अगर मान लीजिए, एक चीज़ और आप मैं ऐसे बताता हूँ कि इसमें आपका जो फैक्ट है वो हमेशा गुड गुड होना चाहिए। और लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे साथ में जुड़ गए आपके फैक्ट के साथ कि वो ऑफेंस बन गया था, लेकिन ऑफेंस बनने के कारण भी आपको सेक्शन 76 का जो है वो एक्सेप्शन का वो जो डिफेंस मिल गया है, जिससे आपके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए, अब इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, आप किसी आपको ये कहा गया कि आपने किसी को अरेस्ट करना है। आप पुलिस ऑफिसर हो, आपको ये कहा गया किसी को आपने अरेस्ट करना है, जेड को अरेस्ट करना है, लेकिन आपने वाई को जेड समझते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। अब समझा जाए तो आपने अरेस्ट जो फैक्ट था, आप अरेस्ट तो आप करना ही था, आपने अरेस्ट तो करना ही था, लेकिन आपने बंदा गलत अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने किया है, तो आपको एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा। आपके ऊपर ऐसा कोई भी जो कन्फाइनमेंट और एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी ऑफेंस अगला बंदा चार्ज कर सकता है आपके ऊपर, उससे आप बच सकते हो। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो जनरली ये जो सेक्शन है 76, ये उन लोगों के ऊपर लगता है जो एक्चुअल में ड्यूटी बाउंड है। एक्चुअल में वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या स्टैट्यूटरी ड्यूटी की वजह से लीगली बाउंड है। अदरवाइज़ ये ऑफेंस, ये सेक्शन नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए, एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा स्विमिंग पूल में था और वो नहा रहा था, लेकिन उसको स्विमिंग नहीं आती थी। ऐसे करता करता वो उसका हाथ छूट गया और वो डूब रहा था। और दूसरा एक आदमी वहाँ पे खड़ा होकर उसको देख रहा था, और देखता देखता उसने उसको बचाया नहीं और वो डूब गया। अब देखिए, जिसने उसको बचाया नहीं, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज लग सकता है? नहीं लग सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड टू टेक केयर और सेव दैट पर्सन। लेकिन अगर वो वहाँ पे लाइफ सेवर होता कोई, जहाँ उसने एक वहाँ पे वो जॉब करता होता, तो यहाँ पे वो ड्यूटी बाउंड था कि उसको सेव करने का। अगर वो सेव ना करता तो उसके ऊपर चार्ज लग सकता था। तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी आपके ऊपर रहेगी या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी आपके पास रहेगी, जो आपको ड्यूटी बाउंड करेगी लॉ में। वो आपने काम वो आपको करना होगा। लेकिन फैक्ट्स ऐसे थे जो जस्टिफेबल, जो ऐसे फैक्ट थे जो एक्सक्यूजेबल फैक्ट थे, और जिसकी वजह से आपने ऑफेंस कर दिया, अब उसका एक्सक्यूज़ आपको दे दिया जाएगा। अब इसके साथ अपने सेक्शन 79 पढ़ते हैं, जो इसके जैसा ही है, जो कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय द पर्सन जस्टिफिएबल बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफिएबल बाय लॉ। अब देखिए, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफिएबल लॉ, बाउंड बाय लॉ अगर 76 में है, तो जस्टिफिएबल ऑफ लॉ 79 में है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखिए, जस्टिफिएबल लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ आपको जस्टिफाइड करता है कि आप ऐसा काम करिए। जैसे दो आदमी किसी सड़क पे जा रहे थे, और तीसरा आदमी उनको देख रहा था। उन दोनों की आपस में फ़ाइट हो गई, और फाइट होने की वजह से एक तीसरे और ने, कोई और कहीं और से वो आया और एक को गोली मार के चला गया। जो आपस में लड़ रहे थे उनमें से एक दूसरे ने किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन कहीं और से कोई बंदा आया, उसने एक को गोली मार दी। और एक बंदा जो देख रहा था, उसको ये लगा कि यार इसी ने गोली मारी है जो इसके साथ लड़ रहा था। उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गया थाने में ले गया, यहाँ जहाँ उसको अपने कन्फाइनमेंट में उसने रख लिया, क्योंकि उसको लगा कि ये इसने मर्डर किया है। अब देखिए, तो उसने कन्फाइन किया है किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन करना इट्स अ ऑफेंस, रॉन्गफुल रिस्टेन करना इट्स अ ऑफेंस। तो उसके ऊपर अब ये एक्सक्यूज़ मिल सकता है उसको उसको ये जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ मिल सकती है कि आपने जो लॉ आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये आपके ऊपर जस्टिफिकेशन है जो आपने ली है, ये बिल्कुल सही है। आपको ये इसका डिफेंस मिल जाएगा 79 सेक्शन का। अब मान लीजिए, एक एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने गन ली, और गन वो साफ़ कर रहा था। साफ़ करते करते गन बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसा रौंद वगैरह नहीं भरा हुआ था, उसमें कोई कार्ट्रिजेज़ नहीं थे। वो साफ़ कर रहा था। साफ़ करते हुए इतने में उसका एक फ्रेंड आता है,
और फ्रेंड को वो मिलता है, मिलने के बाद वो रसोई में चला जाता है उसके लिए चाय लाने के लिए। इतने में फ्रेंड ने उस पे गोली भर देता है और वो चाय बना के जब वापस आता है और उसको चाय सर्व करता है, इतने में वो फिर साफ़ करना शुरू करता है, तो इतने वो उसका ट्रिगर ऑन हो जाता है और वो गोली चल जाती है और सामने से एक स्त्री जो आ रही होती है उसको गोली लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे जो उसका एक्ट था वो बाउंड बाय लॉ नहीं था। यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन ले सकता है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे गोली चलाना किसी के ऊपर सही बात नहीं है, लेकिन आपकी जो गोली जो आपने चलाई, जिस सर्कमस्टेंसेस में आपने चलाई है, वो जस्टिफिकेशन है लॉ की कि आप उसके ऑफेंस के लिए आप ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते, आप इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे मान लो 76 में एक सुपीरियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को लेके जाता है और ऐसे ही कह देता है गोली चला दो भी इस पे। अब देखिए, इसका एक्ट है जो वो एक्सक्यूजेबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बाउंड बाय लॉ उसी के लिए हैं जो एक्चुअल में आपका एक्ट सही है। लेकिन अगर आपका एक्ट ही गलत है तो आपको 76 का जो डिफेंस है वो कभी नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए सुपीरियर जूनियर को कहता है कि गोली मार दो, ऐसे ही बिना मतलब के, कोई अपराध नहीं, कोई बंदे कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, शांति है बिल्कुल, और ना पब्लिक ऑर्डर की ऐसी कोई प्रैक्टिकल आ चुकी है, प्रैक्टिकलिटी आई हुई है, सीधे ही गोली चला दी, 10-12 बंदे मार दिए या 2-3 बंदे मार दिए या एक मार दिया। अब यहाँ पे वो बाउंड, क्या उसका एक्ट ऐसा है जो एक्सक्यूज़ करा दे उसको? बिल्कुल नहीं है। अगर एक्ट आपका एक्सक्यूजेबल नहीं है तो आप बाउंड बाय लॉ, चाहे पब्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करने के लिए आपने कुछ भी करना हो, लेकिन आपका एक्ट इटसेल्फ इज़ अ ऑफेंस, तो यहाँ पे 76 का आपके ऊपर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, आप लायबल ठहराए जा सकते हो कंसर्न्ड सेक्शन में, 302 या जो भी आपके ऊपर सेक्शन लगेगा। ऐसे ही जस्टिफेबल वाले में भी आपको इस तरह से देखना होगा कि आपका एक्ट कैसा है, आपने किस सर्कमस्टेंसेस में वो एक्ट किया है, क्या वो लॉ आपको जस्टिफाई करेगा कि उस सर्कमस्टेंसेस में आप वो एक्ट करोगे या नहीं करोगे। इसमें एक जो टेस्ट है जो रीज़नेबल मैन का है या प्रूडेंट मैन का है, कि प्रूडेंट मैन एक आम समझदार बंदा जो जिसकी आम जैसी समझ है, अगर वो ही उस सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो तो वो क्या करता जो इसने किया या इसने नहीं किया, क्या वो भी इसी तरह करता या इस तरह नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग ये समझा जाएगा कि ये आपका एक्ट जस्टिफेबल है या नहीं है। आपने इसको इस तरह से पढ़ना है। अब सेक्शन 79 के ऊपर काफ़ी लीडिंग केसेस हैं, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, जो लीडिंग केस है वो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। अब उड़ीसा में जनरली एक काफ़ी जंगल है, तो वहाँ पे जो एक ये केस है, इसके जो फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक मास्टर अपने सर्वेंट को एक जंगल में लेके जाता है और वहाँ पे समझा जाता है, गांव वालों का ये मानना था कि वहाँ पे गोश्त पाए जाते हैं, वहाँ पे भूत प्रेत पाए जाते हैं। तो जो सर्वेंट होता है वो एक नेपाली होता है। जब वो सारे जाते हैं तो वहाँ से दूर से उनको 2-4 आदमी दिखते हैं जो वाइट क्लॉथ में अपने आप को ढके हुए हैं और उनके पास लालटेन होती हैं। तो वो मास्टर और सर्वेंट दूर से उनको बताते हैं भाई कौन हो, और उनको लगता है कि यार ये घोस्ट आते हैं, ये भूत प्रेत आ गए हैं। तो मास्टर डर जाता है, मास्टर डर के भागने शुरू कर देता है। इतने में उसके पास नेपाली के पास सर्वेंट के पास एक खुखरी होती है, वो खुखरी उसको मार देता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो बाद में पता चलता है एक्चुअली में वो घोस्ट नहीं था, वो एक गांव का ही आदमी था जो वहाँ से कुछ लीव्स लेने आया था जंगल से, और या फिर वो लोगों को अक्सर डराता था और वो डराने के पर्पज़ से ही वहाँ पे आया था, जो लोगों को लगे कि ये घोस्ट है और उसको लीव्स चुराने दे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि आपका जो ये जनरली अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मान लो नेपालीज होते हैं जो जनरली सर्वेंट्स होते हैं, जो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनका स्टेट ऑफ माइंड जो आम बंदे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो सुपरस्टिशंस में भी बिलीव करते हैं। और वहाँ की जो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप वहाँ पे घोस्ट लोगों का मानना था और वो उनकी जड़ों में ये भरा हुआ था कि यहाँ पे एक्चुअल में घोस्ट हैं, यहाँ पे भूत प्रेत हैं। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और जिसकी वजह से इसको ये सेल्फ डिफेंस मिला, इस जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ का ये डिफेंस मिला, जस्टिफिकेशन उसको ये मिली
79 में, जिससे वो इस 302 के 4 से वो बच पाया। उसके बाद आता है 77 और 78 सेक्शन। 77 और 78 दोनों जुडिशियल एक्ट्स के ऊपर लगते हैं। 77 लगता है जजेस के ऊपर, और जो जजेस जो भी अपनी अथॉरिटी में रहते हुए गुड फेथ में वो काम करते हैं जो उनकी अथॉरिटी में था, और उसको वो जस्टिफिकेशन में माना जाएगा, उसको वो सही माना जाएगा कि वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मान लीजिए भरी कोर्ट में जज डायस पे बैठा हुआ है और वो किसी कैदी का डेफामेशन करता है खुले में, या ऐसे वर्ड बोलता है जहाँ उससे कहा सुनी होती है, तो क्या वो सेक्शन 77 में उसका डिफेंस ले सकता है? तो ये अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसने जो वर्ड बोले हैं वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके बोले हैं और वो गुड फेथ में नहीं बोले हैं, और वो ऐसे ही बोल दिए हैं, तो जज 77 का डिफेंस नहीं ले सकता है। अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके, जहाँ आप अपने यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ किसी जज की कोई कहा सुनी होती है या कुछ हो जाता है ऐसा, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कुछ वर्ड बोलता है, या जज प्रोसिक्यूटर को ऐसा ही वर्ड बोलता है, और क्योंकि वो दोनों एक्ट ऐसे कर रहे हैं, जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लॉ, वो भी ऑफिसर है, कोर्ट ऑफिसर है, प्रोसिक्यूटर भी। अब मान लीजिए जज ने डेफामेशन की है प्रोसिक्यूटर की, और ड्यूरिंग वो, और उसने अपनी एक्सीड करके की है अपनी अथॉरिटी और गुड फेथ में नहीं की है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो जो प्रोसिक्यूटर उसको दे सकता है, या और अगर उसके ऊपर डेफामेशन का नोटिस दे सकता है, वो देखना पड़ेगा उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। जज उसका डिफेंस नहीं ले सकता अगर उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की है, और अगर उसने बैड फेथ में वो वर्ड कहें एक्ट किया है, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हो। ऐसे ही आता है 78 सेक्शन। 78 सेक्शन उन लोगों के ऊपर लगता है जो काम करते हैं, एक मान लीजिए एक जजमेंट आ गई, एक ऑर्डर आ गया या एक डिक्री आ गई, उसके अधीन आपने कोई, आप बाउंड थे कुछ काम करने के लिए, तो अगर वो आप काम करते हो तो आपको माना जाता है कि आप जस्टिफिकेशन से अगर वो काम करते हो तो आपको डिफेंस मिलता है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे हैंगमैन है, ये पेट पीटी में क्वेश्चन आता है, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज और हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज और पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में कई बार आ चुका है। तो आप इसको इस तरह से देखना है कि हैंगमैन वाला केस, अगर किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है किसी ऑर्डर जजमेंट के तहत, कोई जज देता है तो उसके बाद उसको फांसी दी जाती है, जो हैंगमैन होता है उसको अगर वो फांसी देता है तो वो 78 में बच सकता है। ये नहीं कह सकते कि इसने इसका अपराध किया है, तो आउटराइटली वो बच सकता है, इट्स नॉट ऑफेंस। तो उसके बाद आता है 80 सेक्शन। देखिए अगर सारे जनरल एक्सेप्शन देखोगे ना तो इनको दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग वो है जो एक्सक्यूजेबल एक्ट्स हैं, दूसरा भाग वो है जो जस्टिफेबल एक्ट्स हैं। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स वो हैं जहाँ पे आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका गिल्टी माइंड इन्वॉल्व नहीं है, और जस्टिफिकेशन एक्ट वो हैं जो एक्चुअल में आपने जो एक्ट किया है वो एक्ट आपका लॉ जस्टिफाइड कर देता है बाद में कि आपने जो लॉ किया है इस सर्कमस्टांसिस में आप उसको जस्टिफाई हैं, वो आप इसीलिए आपको वो डिफेंस दिया जाता है। तो एक्सक्यूजेबल बाय लॉ वाले जो सेक्शन है वो है 76, 79, सेक्शन 80। 80 के बाद अगर जाते हो तो ये इन्फेंट वाले सेक्शन है, जैसे 82, 83, उसके बाद इंसैनिटी वाले सेक्शन 84, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन वाले सेक्शन 85, 86। ये वाले सेक्शन जो सारे हैं ये एक्सक्यूजेबल पे लगते हैं ये, और बाकी जो जस्टिफिकेशन वाले जो सेक्शन है वो दूसरे लगेंगे, जैसे नेसेसिटी का जो प्रिंसिपल है सेक्शन 81, एक्सीडेंट का सेक्शन 80, जैसे 87 जो है सेक्शन जिसमें आप कंसेंट का, और 89 के बाद 106 तक जो जस्टिफिकेशन एक्ट होते हैं जो आपके लॉ आपको जस्टिफाइड कर देता है। आप इसको इस तरह से आपने पढ़ना है। अब आ जाओ सेक्शन 80 में। अब 80 में आपका जो एक्ट है वो लॉफुल मैनर से होना चाहिए, लॉफुल वो एक्ट होना चाहिए,
और लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स में होना चाहिए और प्रॉपर केयर और कोहेजन के साथ होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बंदा किसी जंगल में जाता है और जंगल में जाके उसको बुशेस के पीछे उसको लगता है यार कोई जानवर उसके ऊपर अटैक करने वाला, उसको थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आती है या उसको बुशेस की हिलने वो झाड़ियाँ हिलने का पता लगता है। अगर वो गोली चला देता है, गोली चलाने से पीछे पता जाता है कि एक बंदा था उसकी डेथ हो गई है गोली लगने से, तो अब ऐसे सरकमस्टांसिस पे क्या वो एक्सीडेंटल केस माना जाएगा क्या, और या फिर सेक्शन 79 है जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ में माना जाएगा? तो ये सेक्शन 79 या 80 ये ओवरलैपिंग दोनों की हो सकती है। आप दोनों का डिफेंस एक साथ भी ले सकते हो या अल्टरनेटिव में भी ले सकते हो, तो ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर वो एक्सीडेंट केस है, मान लीजिए कि आपको लगा कि यार ये मेरे पे अटैक करने वाला है, ये बुशेस में जो जानवर है मैंने इसको गोली मार दी और या वो एक्सीडेंटली आदमी को लग गई, तो इस केस में आपको डिफेंस मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपकी गन है उसका लाइसेंस भी आपके पास नहीं था और फिर भी आपने वहाँ पे बुशेस के पीछे जाके चलाई और वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया था कि उस जंगल में आपने किसी भी एनिमल के ऊपर गोली नहीं चलानी है, फिर भी आपने गोली चला दी, तो ये वाले केस में अगर मैंने जो आपको एग्जांपल दी है इसमें लॉर्ड मैकॉले ने इस पे काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो उसने बाद में सेक्शन 80 बनाने के बाद इसके ऊपर काफ़ी अपनी कमेंट्स दिए थे। उसका कहना था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक्ट देखना है, मैनर और मीन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्ट किस सर्कमस्टांसिस में किया गया था, क्या वो एक्सीडेंटल एक्ट ऐसा था कि जो उसको जो उसको एक्सक्यूज़ किया जाए उस एक्ट को ऑफेंस की श्रेणी से बाहर रखा जाए। तो ये सर्कमस्टांसिस हर केस के डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको हमेशा सर्कमस्टांसिस में देखना होगा कि एक्चुअल में वो सर्कमस्टांसिस क्या थे, क्या वो एक्सीडेंटल केस था या जस्टिफिकेशन बाय लॉ की वजह से आप बच रहे हो। ये ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का साथ डिफेंस भी ले सकते हो और एक का भी ले सकते हो, आपको ये ध्यान देना है। तो इसमें जो एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक आदमी जो अपनी कुल्हाड़ी से कोई दरख्त काट रहा था, कोई पेड़ काट रहा था और जो वो कुल्हाड़ी टूट के एक दूसरे आदमी के ऊपर जाके लगती है और उसकी डेथ हो जाती है या उसको बहुत सारी चोट लगती है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उसके ऊपर ये एक्सीडेंटल केस में आ सकता है? तो एग्ज़ाम्पल यही कहती है कि इट्स एक्सीडेंटल केस, क्योंकि वो अब देखिए लॉ आप लकड़ी काटना, अब फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पे मना हो सकता है, फिर भी अगर आप काट रहे हो तो आपका मैनर और मीन्स देखने की बजाय आपका एक्ट देखा जाएगा। तो लॉर्ड मैकेले की जो कमेंट्स हैं आप उनको पढ़ सकते हो धीरज लाल बुक में या के डी गॉड में देख सकते हो, एहसान मिश्रा में देख सकते हो, आईपीसी में। इस पे काफ़ी चीज़ें लॉर्ड मैकॉले ने लिखी है और मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मीन्स और मैनर देखने की ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइटली आप देख सकते हो फॉर सर्कमस्टांसिस को समझने के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा एक्ट के ऊपर ध्यान देना है कि एक्ट कैसा था। अब मान लीजिए एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी दूसरे की जेब में हाथ डालता है और क्योंकि वो दूसरा आदमी ट्रेन में सो रहा था और दूसरा आदमी एक साथ में आता है और उसकी जेब में हाथ डालता है, वो जो सो रहा होता है। जब वो हाथ डालता है तो इतने में अंदर वो पिस्टल पड़ा होता है उसकी जेब में और पिस्टल का ट्रिगर लग जाता है, तो जिससे वो उस बंदे की मौत हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आपका एक्ट है जो, अब देखिए आपका आप चोरी कर रहे हो या आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जो एक्चुअल में रॉन्ग एक्ट है, लेकिन आपको रॉन्ग या राइट वो वाला एक्ट नहीं देखना है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो, आपको वो देखना है कि किस सर्कमस्टांसिस में वो एक्ट किया गया है। क्या वो सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि आपको वो जो एक्सीडेंटल केस का जो डिफेंस मिल सकता है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस चीज़ में ये डिफेंस आपको डिफेंस अक्यूज़ को दिया था
कि हालांकि वो चोरी थी, चोरी के लिए उसको ऑफेंस के लिए आप उसको सज़ा दे सकते हो, लेकिन उसका जो एक्ट था उसको मारने का नहीं था, इट्स वाज अ एक्सीडेंटल एक्ट। और वो इसीलिए आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर केस में आपको वो समझने पड़ेंगे। टेस्ट जो रहता है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल मैन का रहता है, टेस्ट ऑफ प्रूडेंट मैन का रहता है। तो आपने किसी भी सेक्शन, किसी भी ऑफेंस में अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो आपने उस सेक्शन का एक्चुअल में असेंस देखना है कि उस सेक्शन का असेंस क्या है, कि वो सेक्शन किस लिए बनाया गया है, तो वो सर्कमस्टांसेस उसमें सूट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको इस तरह से देखना है। उसके बाद आता है सेक्शन 81। 81 बात करता है कि आपके ऊपर आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपकी नॉलेज थी कि कुछ ऐसा एक्ट आपने नेसेसिटी में आप कर रहे हो या आपने कर दिया है नेसेसिटी में। और वो ये नेसेसिटी ऐसी है, आप अपने को बचाने के लिए नहीं, आप पब्लिक को बचाने के लिए या पब्लिक की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो जो उस सर्कमस्टांसेस में एमिनेंटली ज़रूरी था, और इस वजह से आपने वो कर दिया और इसलिए आप वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे अगर देखोगे तो इसमें एक डेडली स्टीफन वाला केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक 4 बंदे एक शिप में जाते हैं। शिप में जब जाते हैं तो वहाँ उनका पत्थर के साथ एक शिप टकराता है और जिसकी वजह से वो शिप वहाँ पे रुक जाता है, ख़राब हो जाता है। वो बोट लेके वो चारों जने निकल निकल पड़ते हैं, लेकिन वो इतना अंदर तक समंदर में घुस जाते हैं कि उनको बाहर आने में काफ़ी टाइम लगता है। जब 15-20 दिन के बाद उनको भूख लगती है, चारों में से उसमें से एक बंदा जिसकी एज 18 साल थी, जो वो तीनों प्लान करके उसको मार के और उसको खा खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास फूड नहीं था, खा लेते हैं। और बाद में जब वो इनकी ट्रायल होती है कि तो वो इस चीज़ का डिफेंस लेते हैं कि हमारा जो ये है नेसेसिटी की वजह से हमने इसको मारा था, अपने आप को बचाने के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप प्राइवेट नेसेसिटी में ऐसा काम नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को सेव करने के लिए नेसेसिटी में ऐसा काम नहीं कर सकते हो, आपको पब्लिक नेसेसिटी और पब्लिक की प्रॉपर्टी और पब्लिक की बॉडी को बचाने के लिए आप ऐसा काम कर सकते हो। तो उसमें आपको इस तरह से इसको देखना है। इसमें एक शिप वाली एग्ज़ाम्पल है, आप उसको खुद से पढ़ सकते हो, जो इलस्ट्रेशन दी हुई है इसके साथ। और ये नेसेसिटी जो कहती है, नेसेसिटी नोज़ नो लॉ। तो नेसेसिटी कभी भी किसी का लॉ नहीं जानती है। तो ये एक मैगज़ीन के ऊपर सेक्शन टिका हुआ है, क्विड नेसेसिटीज नोट नॉन हैबिट लेगम। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो जनरली ये जो नेसेसिटी वाला सेक्शन 81 है ये हो चुका है, इसमें ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन मेंस जुडिशल सर्विसेज के मेंस पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़नी है और उसके ऊपर समझना है कि एक्चुअल में एसेंस लॉ का क्या है और रीजनिंग जजमेंट में क्या दी हुई है। तो आप उसके लिए कोई बुक अच्छी रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 82। 82 इन्फेंट के ऊपर लगता है, 83 जैसे इन्फेंट के ऊपर लगता है। तो जनरली जो बच्चे 7 साल से छोटे होते हैं वो समझे जाते हैं, अगर वो ऐसा कोई भी अपराध करते हैं या कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं तो वो उनकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि समझा जाता है कि आपके अगर जब तक आपने मेंटल इन्वॉल्वमेंट से कोई काम नहीं किया है तो वो अपराध आपने नहीं किया है, वो आप अपराध आपका खुद का नहीं माना जाता है। तो उनकी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी नहीं होती है, इन जो बच्चे होते हैं 7 साल से छोटे वाले या 7 साल, तो उनको इसीलिए ये एक्सक्यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 83। 83 जनरली देखा जाएगा कि 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम वाले एज वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी सफिशेंट मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग की नहीं है तो उनको समझा जाएगा कि ये इनका अपना खुद का एक्ट नहीं है, जो इनकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए उनको ये डिफेंस दिया जाएगा। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी आपकी जो एज ऑफ मेजॉरिटी एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मानी जाती है वो 12 साल मानी जाती है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो सेक्शन 90 पे लिखा हुआ है। आप सेक्शन 90 को अच्छे से देख सकते हो कि आईपीसी पर्पस के लिए जो मेजॉरिटी एज ऑफ
मैच्योरिटी मानी जाती है वो सेक्शन वो 90 में दिया हुआ है, वो 12 साल मानी जाती है, 12 साल से ऊपर वाली मानी जाती है, सॉरी। तो आप उसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद चलो ये मैंने आपको सेक्शन बता दिए हैं। अब इसको मैंने बताऊं कि ये जनरल एक्सेप्शन कब प्ले में आती हैं, कब कब आप लेके आओगे। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसा सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, आउटराइटली आपके ऊपर एफआईआर होगी। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मेरे ऊपर तो जनरल एक्सेप्शन लग रही है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर पहले एफआईआर होगी, पार्टिकुलर सेक्शन जो भी अट्रैक्ट हो रहा है वो लगेगा, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल के होने के बाद जज आपका कॉग्नियंस लेगा, कॉग्नियंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम भी हो गए, चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी सारे होंगे। एविडेंस होने के बाद आप जब बर्डन शिफ्ट होगी आपके ऊपर, अक्यूज़ड के ऊपर, जब डिफेंस में आप लेके आए कोई ऐसे सरकमस्टांसेस जैसे जनरल एक्सेप्शंस वाले, तो अब वो घड़ी आ गई है जब आप अपना डिफेंस देके अपने आप को बचाव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी, आउटराइटली हो गया दर्ज, लेकिन ये डिफेंस है, जनरल एक्सेप्शंस सारे डिफेंसेस हैं, तो इस वजह से ये डिफेंस स्टेज पे लागू होते हैं। तो अक्यूज़ड को तब तक वेट करनी होगी कि ऐसे सरकमस्टांसेस वो गुजर के वो डिफेंस जब स्टेज आए ड्यूरिंग ट्रायल उसको भुगतनी पड़ेगी, और डिफेंस स्टेज में ही वो सारे सरकमस्टांसेस अपने सिद्ध कर सकता है कोर्ट के आगे। तो नेक्स्ट क्लास में जनरल एक्सेप्शन की फिर कैरी फॉरवर्ड करूँगा, और तब तक के लिए आप मेरा चैनल, मेरा पेज देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। मेरे यूपीएससी पर्पज़ के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे यहाँ पे मेरे पेज में पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। और जुडिशल सर्विसेज के लिए मैं लगातार आगे पढ़ाता रहूँगा आपको, और जितने भी सब्जेक्ट जुडिशल सर्विसेज के हैं वो मैं सारे इसमें आपको पढ़ाऊँगा। और लॉ ऑफिसर्स के लिए जो भी इस कुछ सिलेबस रहेगा वो मैं देख के उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगा, पढ़ाऊँगा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप इन टच, बाय बाय।